अभी हम तक हमने दो टाइप के डिफेक्शन देखी है, एक तो है सिंगल स्लिट से और दूसरे डबल स्लिट से। तो इसी तरह अगर आपके पास अरे ऑफ स्लिट्स हैं, ये चार हैं, पांच हैं, और कई सारी स्लिट्स हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं स्लिट्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये स्ट्रेट आपके पास स्लिट है, और इसमें अगर आप सुराख कर दें, ये एक स्लिट बन गई है, देखें। तो कई सारी सीट्स बन जाती हैं। तो फिर इसका भी आपको डायफ्रैक्शन बेटर नज़र आता है। तो वही वही चीज़ हमारे पास डिपेंड करेगी कि मैक्सिमा मिनिमा है, जो स्क्रीन पे सामने है इसके, उस पे मिनिमा मैक्सिमा बनता है या नहीं बनता। वो सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास कहाँ पे टोटल जो इन यहाँ से वेव आ रही हैं, उनकी जो पाथ लेंथ है उस वो सारा मैक्सिमा बनता है, जो डेफ इंटरफेरेंस होती है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी हमारे पास ओवरऑल, वो आप मैक्सिमा देखे हुए हैं, जहाँ पे ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी आपके पास मिनिमा। इस केस में भी हमारे पास इक्वेशन यही नज़र आती है। ठीक है, एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ये एन हमारे पास क्या है, वही nth ऑर्डर मैक्सिमा है, nth ऑर्डर मैक्सिमा। और इस केस में डी क्या होगा, वे डी इज द स्लिट टू स्लिट डिस्टेंस विच इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ स्लिट पर मीटर बाय डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो आपके पास जो स्लिट पर मीटर है वो हमारे पास है एन, के एक मीटर के अंदर कितनी स्लिट है। ठीक, और डी हमारे पास है एक कंजेक्टिव डी, जो स्लिट्स के दरम्यान में डिस्टेंस है। तो ये स्मॉल डी होगा एक स्लिट से लेके दूसरी स्लिट के दरम्यान में कंजेक्टिव डिस्टेंस है। तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं अगर आपने फिगर आउट करने हैं ऑर्डर ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा, जब आप यूज कर रहे हो दो से ज्यादा स्लिट्स। ठीक है, दो स्लिट्स यूज कर रहे हो तो हमने देखा हुआ है, सिंगल स्लिट्स के लिए भी देखा हुआ है। तो अगर जैसे आप दो से आगे मूव होंगे तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, और ये फार्मूला भी हमारे पास जो है वो nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। ठीक, एक और चीज़ है वो है विजुअल एक्यूटी। तो विजुअल एक्यूटी है इज द एबिलिटी ऑफ द विजुअल सिस्टम टू रिजॉल्व डिटेल्स। तो आपके पास विजुअल सिस्टम हमारे केस में जो है वो है आँख है। तो अगर हम आँख की बात करें कि वो कितनी दूर तक डिटेल्स को, यानी कि दो चीज़ों को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है डिटेल्स को, तो हमारे पास ये होगी विजुअल एक्यूटी। इसकी लिमिटेड है कि हमारे पास डायफ्रैक्शन है कि एक सामने सरफेस से डायफ्रैक्शन हो रही हो, वेल एबर्शन है, और डेंसिटी ऑफ फोटो रिसेप्टर्स हैं। तो आपके पास जो आपकी आंख में जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, इनके लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, एक मीटर के अंदर कितने हैं वो। और आपके पास और बड़े फैक्टर्स हैं, इसमें लिमिटेशन ऑफ कंट्रास्ट, दो कलर्स आपके पास जो रिजॉल्व कर रहे हो उनमें कंट्रास्ट है या फिर कोई और कलर है। अच्छा, विजुअल एक्यूरेटी के लिए जो हम यूज करते हैं वो है स्नेलन, क्या नाम है इसका, स्नेलन चार्ट। ठीक है, स्नेलन चार्ट आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी की आंखें वो आई साइट आपने चेक करवाई है, तो एक चार्ट होता है, बल्कि मैं आपको शो करता हूँ। तो ये रहा मेरे पास जो है स्नेलन चार्ट है। ठीक है, अच्छा। अब ये जो होता है हमारे पास विजुअल इक्विटी, यानी कि आंख कितने वो जो विजुअल सिस्टम है हमारे पास वो कितनी डिटेल्स को रिजॉल्व कर सकता है, वो इस चीज़ पे डिपेंड है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो मेजरमेंट की गई है ये है हमारे पास फीट्स में। तो ये इसमें होता ये है कि आपके पास जो हमने ये देखना होता है कि 8.8 मीटर, अगर आप ऐसे मिलीमीटर जो हो हाइट हो। ठीक है, लेटर जो हमने ये कंसीडर किया है ना, ये लेटर लेटर हो, वो 8.8 mm उसकी हाइट हो, और हमारे पास जो रिजॉल्व हो, इस चीज़ को हम रिजॉल्व कर सकें, वो कर सकें इसकी इससे 6 मीटर डिस्टेंस से। ठीक है, 6 मीटर डिस्टेंस से
6 मीटर डिस्टेंस से 8.8 मीटर आपने रिजॉल्व करना है, को शिनाख्त करना है कि 8.8 मीटर हाइट का लेटर आप 6 मीटर डिस्टेंस से अगर रिजॉल्व करें तो फिर आपकी आई सेट 6/6 होती है। या फिर अगर आप फीट में बात करें जो कि इसमें शो की गई है, फीट में आपके पास नज़र आएगा ये 8.8 mm जो लेटर है आपने डिस्टिंग्विश करें 20 फीट से। ठीक है, तो ये इस केस में 8 mm ये है आपके पास। ठीक है, ये है इस लेटर्स की हाइट जो है 8 mm है। तो ये इस वजह से जो ये रिजॉल्व कर लेगा, जो इस इन चीज़ों को पढ़ देगा 20 फीट के फासले से, तो फिर हम इसे कहें कि ये जो है आपके पास इसकी 20/20 या 6/6 विजुअल इक्वलिटी है। हाँ, कोई और डिस्कस करना चाहता है इसमें मजीद? और मजीद कि हम कहते हैं कि वो एक जो पर्सन है आपके पास लीगली ब्लाइंड है, अगर आपके पास वो इस लेटर को यानी कि 20/200 को रिजॉल्व नहीं कर सकता या देख नहीं सकता बाय यूजिंग हाई रिजॉल्विंग जो लेंस है। अच्छा, तो अब आ जाए थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे। तो अगर आपने देखा हो कभी बारिश में कि रोड पे अगर आपके पास वो ऑयल पड़ा हुआ है तो आपको काफ़ी सारे कलर्स नज़र आते हैं। तो वो उसमें इस तरह से होता है कि आपके पास जो कलर्स होता है वो काफ़ी सारी लेयर होती हैं। तो कलर्स जो लेयर हैं उन पे आपके पास कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, किसी वेव लाइट की वेवलेंथ के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है। और किसी जो बाकी जो वेवलेंथ है इसकी लाइट की, आपको पता है कि जो वाइट लाइट है उसमें कई सारी वेवलेंथ की जो रेज होती हैं या वेव्स होती हैं। तो जैसे रेड है हमारे पास वो अराउंड 400 है, तो इस तरह आप बढ़ते चले जाएं तो आपके पास 700 तक आते हैं। तो कुछ जो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लग जाए किसी वेवलेंथ के लिए वो हमें नज़र नहीं आएगी, जबकि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए वो हमें नज़र आ जाएगा। तो वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से है कि लेट से हमारे पास ये देखें एक दो से दो लेयर बनी हुई है, एक ये है एक ये है। तो यहाँ से रे आती है एक, ठीक, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। ठीक है, रिफ्लेक्ट भी होती है और ट्रांसमिट भी होती है। तो ट्रांसमिट जो हुई है वो नीचे चली गई और वो रिफ्लेक्ट हुई है नीचे वाली सरफेस से। ठीक है, ये नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। अब आप देख लें कि इन दोनों वेव्स के दरमियान में एक पाथ डिफरेंस आ गया और वो पाथ डिफरेंस क्या है? वो ट्वाइस है। एक ये कितना इसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है वेव ने, वो एक ये नीचे आई है और फिर ऊपर गई है। यानी कि ऑलमोस्ट ये जो ये अगर विड्थ डी है तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2D होगा। तो अब वो पाथ डिफरेंस जो होगा दोनों का, वो अगर इंटीजर मल्टीपल है तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ नहीं है तो हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आप यहाँ पे भी देखिए कि हमेशा की तरह हमारे पास जो चीज़ मैटर करती है वो पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो अच्छा, अब टोटल रिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है दो जो मीडिया हैं सरफेसेस हैं उन पे। अगर आपके पास जो सेकंड मीडिया है N2, वो उसकी वो जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, तो आपके पास टोटली ये रिफ्लेक्ट होगी वेव। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है और उसका फेज शिफ्ट क्या होगा? 180 फेज शिफ्ट होगा। और अगर आपके पास सेकंड मीडिया N2 इज लेस देन N1 है तो आपके पास कोई फेज चेंज नहीं होगा आपके पास, और वो जो वेव होगी उसमें आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव आया है तो कंस्ट्रक्टिव जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव आया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्रस्ट होगा तो क्रस्ट होगा, क्रस्ट रिटर्न होगा, अगर ट्रफ होगा तो ट्रफ रिटर्न होगा। अच्छा, अब आपके पास अगर कोई फेज नहीं है दोनों में, व्हेन देयर इज नो फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस अकर्स व्हेन 2T, तो आपके पास जो ये मैंने आपको शो किया यहाँ पे 2T नहीं बल्कि थिकनेस आप कह लें, ये है T है थिकनेस, ये थिकनेस है, ये हमारे पास T है। तो कितना इसने ट्रेवल किया जैसे मैंने बताया वो है 2T ज़्यादा। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर, हो रही है। लाइट चली गई थी, लाइट तंग करी है, दोबारा चली गई थी फिर। चलें, यहाँ से थे फिर यहाँ पे थे हम कि दो वेव्स के दरमियान में जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एक ये है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक रे आई है, उसके बाद दो बन गई हैं, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और दूसरी हमारे पास नीचे से रिफ्लेक्ट हुई है।
तो इन दोनों के दरम्यान में अगर आपके पास पाथ डिफरेंस जो है, तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा, जब हमारे पास 2t = ½ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जो दोनों पाथ डिफरेंस है वो 2t है, और उनके दरम्यान में अगर ½ है, 3/2 है, 5/2 है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इफ फेज चेंजेस ऑफ वन ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर आपके पास जो है फेज चेंज हो जाता है वन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव का, लेकिन ये हाफ वेव लेंथ प्लस फेज चेंज है, ठीक है, और ये कितना बनेगा, लैम्डा फेज चेंज, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा सॉर्ट ऑफ आपके पास आ गया। तो ये आपके पास होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपको कभी भी आप रोड पे जब वो ऑयल गिरा गिरा हुआ देखेंगे, तो वो डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं, उन लेयर्स पे जो रिफ्लेक्शन होती है वो कहीं कंस्ट्रक्शन कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कुछ लाइट कुछ जो, जैसे कि आपको जो 3 से 7 कलर हैं इसमें से लाइट में, और 6 पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा है और 1 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रहा है, ठीक है, तो आपको वो वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस वाला जो कलर नजर आएगा, लेट्स से वो रेड है, बाकी सारे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इस वजह से आपको थिन फिल्म पे वो कलर कलर नजर आती है। अच्छा, एग्जाम्पल है 32.2, कोई पढ़ेगा एग्जाम्पल 32.2 क्या है? हेलो, एग्जाम्पल 32.2 कोई पढ़ेगा? रिजोल्यूशन लिमिट Yes, sir. पढ़े जरा। A telescope can just resolve features 5 kilometers apart on the moon's surface. Given that the moon is 3.85 into 10 raised to power 8 meter away from the earth, what is the diameter of the telescope's aperture? Use a wavelength of 350 nanometer. ठीक हुआ। रेजोल्यूशन जब भी आएगी ना, आप रेजोल्यूशन जब भी आएगा आपके पास, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। रेजोबिलिटी हमारे पास यही बताते हैं, सर्कुलर अपर्चर वाला है, तो चूंकि लेंस भी हमारे पास सर्कुलर होता है, तो इधर ये आपके पास जो फार्मूला फिट है, आपकी आंख भी सर्कुलर है, तो यहाँ पे ये भी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो केस हमारे पास ये है कि ये हमारे पास है मून लिमिट, मून है, और यहाँ पे है ये टेलीस्कोप, ठीक। तो आप यहाँ से कोई लाइट जहाँ से जो रिजॉल्बिलिटी आप ऑब्जेक्ट देना चाहते हो यहाँ पे, और वो है 5 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो देखना चाहते हो उसकी कितनी है, वो 5 किलोमीटर है। 2 ऑब्जेक्ट्स, तो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पे, लेट से कोई है, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो दोनों की डिफरेंस क्या है, इनके 5 किलोमीटर अपार्ट। तो हमारे पास ऐसे बताया गया कि इसका लेंस डायमीटर क्या है, कितना होना चाहिए, इसका लेंस डायमीटर टेलीस्कोप का कितना हो, ताकि आप इन दोनों को 5 किलोमीटर अपार्ट हो मून सरफेस पे, तो आप इसको डिस्टिंग्विश रिजॉल्व कर सकें, ठीक है, रिजॉल्बिलिटी है ये। और इससे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो है 3.85 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर्स, तो ये गिवन है हमारे पास ये चीज़ें। तो जब आपके पास ये गिवन है और ये भी गिवन है, तो आप इससे थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आपको ने एफएससी में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, और वो है S = R थीटा। तो जैसे कि ये, कि अगर आपके पास आर्क लेंथ ये है, ठीक है, और आपके पास एंगल आप ये फाइंड करना चाहते हैं, थीटा, ठीक है, और ये आपके पास आर्क यहाँ से ये लेंथ है और ये आर्क है, ठीक, डिस्टेंस, तो हम कहते थे, बल्कि इसको वही कहो, आर ही कहो, आर है और ये हमारे पास है एस है। तो फार्मूला ये बनता है S = R थीटा। तो इस केस में भी बिल्कुल यही है कि हमारे पास ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये है, और रिजॉल्बिलिटी हमारी चाहिए, ये एंगल चाहिए, ठीक। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे, θ = S/R। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई हो सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है, तो आप इसको इससे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि ये जो है वो निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस। तो θ = S/R, यहाँ से हमें थीटा मिल गया, और थीटा क्या है, 1.30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ रेडियंस।
जब आपके पास ये थीटा आ गया तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा गिवन है प्रॉब्लम में, लैम्डा है 550 नैनोमीटर्स। तो लैम्डा आप यहाँ पे पुट करोगे, थीटा आपके पास ऊपर से आ गया, तो डी आपके पास आ जाएगा। और तो इतना डायमीटर होना चाहिए टेलीस्कोप को, ताकि अब वो मून पे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं 5 किलोमीटर अपार्ट हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सके या उनको रिजॉल्व कर सके। ठीक है, चलें आगे। Yes, sir. तो सेकंड एग्जांपल है, ये है वो विजुअल एक्विटी से, और मैं ये पढ़ देता हूँ आपके लिए। हाउ क्लोज इज नॉर्मल विजुअल इक्विटी टू द डायफ्रैक्शन लिमिट एज्यूमिंग अ पिपल साइज ऑफ 5 mm। ठीक है, तो हमने इस केस में दो चीज़ों को कंपेयर करना है। एक ये हमारे पास रेजोल्यूशन लिमिट है जिसे थीटा आर, जो रेजोल्यूशन लिमिट हमारे पास यहाँ पे यूज होता है, ठीक। और हमने उसको कंपेयर करना है विजुअल इक्विटी को। So to see the line on the chart that represent 20/20 vision, a person needs to be able to resolve objects 1/5 of 8.8 mm apart of about 6 meter distance। तो एक रेजोल्यूशन को देखने का, रिजोल्यूशन रेजोल्यूशन को देखने का एक और भी तरीकाकार होता है कि आप सिर्फ हाइट की बात ना करें, आप सिर्फ करेक्टर्स की हाइट की बात ना करें। जैसे मैं ये एच लिख रहा हूँ, ठीक है, ये टी है, ये है एम। तो 20/20 जो विजन या फिर 6/6 विजन होने के लिए ज़रूरी है कि आप पर्सन वो करेक्ट, ये जो लेटर्स हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सके जिनकी हाइट हो 8.8 mm, ठीक है, और इनके दरम्यान में डिस्टेंस हो दो लेटर्स के दरम्यान में वो 1/5 of 8.8 mm हो। ठीक है, हाइट के लेटर की हाइट कितनी हो 8.8 mm, और इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो कितना हो 1/5 हो 8.8 mm। और कहाँ से देखे वो 6 मीटर अवे, ठीक है, 6 मीटर अवे इसको रिजॉल्व कर सके। तो इस वजह से रिजॉल्विटी की हमें जो दो दो चीज़ों में रेजोल्यूशन चाहिए, वो चाहिए 1/5 of 8.8। तो ये क्या बनेगा इसमें, पिक्चर कैसे बनेगी। तो हमारे पास दो लेटर्स हैं, ये एच और दूसरा जो हमारे पास है ये टी है। तो आप यहाँ पे दूर से देख रहे हो, आपकी आंख यहाँ पे कहीं है, ठीक। और ये एंगल यूं दोनों के दरम्यान में रिजॉल्व करने के लिए एंगल कुछ यूं बनेगा, ये और ये, ठीक। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल, और ये कितना है 1/5 of 8.85 mm। तो ये देखो फिर ये वही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 6 मीटर, आर की वैल्यू ये हो गई, ये क्या हमारे पास 1/5 of 8.8 mm। तो ये मेरे पास आ गया थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर इज इक्वल टू 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ 1/5 और डिवाइड बाई 6 मीटर्स। तो यहाँ से एंगल आया था थीटा इज इक्वल टू 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ रेडियंस। अब इससे इसी वेवलेंथ से, वेवलेंथ इसमें हमने वो, जो कंसीडर किया है वो 500 नैनोमीटर किया है, वो एग्जांपल में गिवन है। तो मैंने इस वेवलेंथ से ये लिमिट है, रेजोल्यूशन लिमिट, वो चेक किया, थीटा आर इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी। तो लैम्डा की वैल्यू और थीटा आर की वैल्यू आप और पीपल साइज हमारे पास है 5 mm की वैल्यू पुट कर दो और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास रेजोल्यूशन लिमिट आ जाएगी, वो है 1.22 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ रेडियंस। ठीक है, तो आप देखें ये दोनों कंपेरेबल हैं, ये 2.9 है और ये हमारे पास 1.22 है। तो आपको यहाँ से जो इनकी इस केस के लिए, इस पीपल साइज के लिए, जो साइज के लिए आपको जो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके उनको थोड़ा सा ब्लर नजर आएंगे, आई थिंक थोड़ा सा। फिर भी ये सही है, कंपेरेबल है, 10⁻⁴ है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये इस पेपर साइज से ये जो 6 जो आई साइट होगी वो तकरीबन 6/6 होगी।
हेलो, Yes, चलें sir. आगे, चलें आगे। तो Yes, Yes, sir. sir. रिजोल्यूबिलिटी के लिए ना थोड़ी सी मैं और एक और बात करता जाऊं। मैंने शायद आपको किस तरह से ग्राफ बना के नहीं दिखाया। देखिए आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट साफ नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे यूं मैक्सिमा है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है, ठीक। तो आप वो फार अपार्ट हैं, तो आप उनको आपकी आंख जो आसानी से उनको रिजॉल्व कर सकती है, अलग अलग उनको बता सकती है कि ये है। तो उसका जो वेव ऑप्टिक्स में जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह से होगी। इसका मैक्सिमा अलग है, इसका मैक्सिमा अलग है, ये मैक्सिमा दोनों में आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से है, बिल्कुल क्लोज है सेकेंड पर्सन पे, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका जो मैक्सिमा है दूसरे के मैक्सिमा से ओवरलैप कर रहा है। तो अब जो इंफॉर्मेशन आंख में जाएगी आपकी, जो इस केस के लिए, तो वो इन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेगी, वो ओवरलैपिंग होगी। आप छोटी सी एग्जांपल ये होती है, एग्जांपल ये है कि आप ये करेंगे, डॉट्स लगाएं दो इसके ऊपर, क्या कहते हैं, पेपर पे लगा लें, एक ग्रीन लगाएं और एक लगाएं ब्लू। आप देखोगे कि आपके पास जो है ना, आप जैसे उसको करीब लेके आते हो, तो आप करीब हो तो आप देख सकते हो कि आप ग्रीन को ग्रीन बता सकते हो, ब्लू को ब्लू बता सकते हो। लेकिन जैसे आप उसको दूर करते जाओगे एक पॉइंट आएगा आपके पास कि दोनों आप उनको अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी आंख, ठीक है। आपको वो दोनों सेम ही नजर आ रहे होंगे। तो वो ये केस है कि दोनों के जो मैक्सिमम आपस में ओवरलैप होने लगे हैं, ठीक है। चलें आगे। हेलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा, अच्छा, अब आ जाए प्रॉब्लम पे। जो मैं चाहता हूँ ये दो ही प्रॉब्लम कर लेते हैं हम, ठीक है। बाकी जो वो मैंने आपको सेंड किए हैं ना पेपर डॉक्यूमेंट, वो आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 32.12 इज 32.1 इज लाइट ऑफ वेव लेंथ 550 नैनोमीटर passes through a 10 micrometer wide slit onto a screen 1 meter away from the slit, ठीक है। तो केस ये है कि आपके पास ये है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन से ये डिस्टेंस हमारे पास ये है, बल्कि पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो ये स्लिट है, ठीक। और स्लिट में ये रही स्लिट, और स्लिट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है ये, ठीक। और स्लिट की हाइट गिवन है, वो ये है, ठीक। स्लिट की स्लिट विड्थ है 10 माइक्रोमीटर, और लैम्डा जो यूज़ कर रहे हैं वो 550 नैनोमीटर है। और ये है हमारे पास कैपिटल एल, यानी कि स्क्रीन से स्लिट तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है हाउ फार ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा आर द फर्स्ट, सेकंड एंड डार्क रीजन्स इन द डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो आपके सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो डार्क फ्रिंज बनेंगे, डार्क रीजन्स बनेंगे, वो पैप डेफिनेट स्पेक्ट्रम में, वो कहाँ पे होंगे। देखिए हमारे मतलब पता है कि एक तो होगा ना आपके पास, अगर पैटर्न आप यहाँ पे बनाएं तो एक मैक्सिमम यहाँ पे नज़र आता है यूँ सेंटर पे, एक फिर पहला ये देखें ये आपके पास वो है मिनिमा, फिर उसके बाद सेकंड। अब इसी तरह बिल्कुल ये सेम पैटर्न इस तरफ रिपीट होता है। तो हमसे ये पूछा गया ये बताओ रीजन, और ये पॉइंट बताओ कि ये यहाँ से कितने डिस्टेंस में है, इससे कितने डिस्टेंस पे ये है, ये इस से इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ये चीज़ है, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ मेजर करनी है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये है ये सेंटर। तो पहली चीज़ हमने मेजर करनी है ये वाला हाइट, और दूसरी चीज़ मेजर करनी है हमने ये वाली हाइट, ये, ठीक है। एक ये वाली हाइट
और दूसरी ये वाली हाइट। ठीक, तो हमने ये फार्मूला देखा हुआ है, उससे पहले हम थीटा कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूला यूज़ करने से पहले। तो ये चीज़ें लैम्डा डी एल हमें गिवन है, तो हम यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। किसके लिए? फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो एम की वैल्यू मैंने यहाँ 1 पुट की, फर्स्ट मिनिमा के लिए मेरे पास एंगल आ गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एम लैम्डा ओवर डी इज इक्वल टू थीटा 3.1। अच्छा, अब मुझे चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मैंने फार्मूला इसमें डिस्कस किया हुआ था, या फिर आप यहीं से देख लें कि आपको अगर चाहिए, ये फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एल। तो वाई इस केस में हमारे पास ही है, ये जो हाइट है ना ये वाली, ये वाई है। तो ये बिल्कुल वही वाली आपके पास पाइथागोरस वाला फार्मूला है। तो ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की अगर ये साइड कैपिटल एल है और ये वाई है, तो फिर टेन थीटा ही है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एल। तो यहाँ पे आप टेन थीटा की वैल्यू ये पुट करें, कैपिटल एल की वैल्यू गिवन है, वाई आपको मिल जाएगा। तो ये आ गया वाई वन इज इक्वल टू कैपिटल एल टेन थीटा वन इज इक्वल टू 0.0542। ठीक है। अब हमसे पूछा कि सेकंड मिनिमा बताओ, ये सेकंड मिनिमा, ये पॉइंट सेकंड मिनिमा में एम की वैल्यू आप 2 पुट कर दोगे। एम की वैल्यू 2 पुट की, अगेन आपके पास थीटा आ गया, वो थीटा है 0.11 रेडियंस। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे ना इसको आप दोबारा कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे इसको ना दोबारा कैलकुलेट करें, लैम्डा पुट करें और डी पुट करें, देखिए वैल्यू क्या आती है। अच्छा, अब थीटा टू के लिए मेरे पास ये 0.11 रेडियंस आ गए, और दोबारा ये वाला फार्मूला मैं यूज़ करूँगा जो ये है। ठीक, और ये यूज़ करने के बाद आप देखोगे ये वैल्यू है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास थीटा थ्री के लिए अगेन इसी एक्सप्रेशन में एम की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, 3 की वैल्यू पुट करोगे तो वाई थ्री इज इक्वल टू 0.165 आ गया। जी चलें आगे। हेलो। यस सर। तो आपको पता चल गया ना कि ये स्क्रीन के सेंटर से मिनिमास की पोजीशन कैसे लोकेट करनी है। हम्म, यस सर। दो फार्मूला यूज होंगे, एक से थीटा निकाल सकते हो और दूसरा टेन थीटा इज इक्वल टू और एल से आप वाई निकाल लो। तो वाई बेसिकली होता है डिस्टेंस, होता है वर्टिकल सेंटर से लेके एक पर्टिकुलर मिनिमा तक सिंगल स्लिट के केस में। प्रॉब्लम नंबर 32.3 है, तो ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कंसर्ट is to be held in a range hall and two speakers are placed 5 meter apart at the front of and in the middle of the hall. During sound testing, these speakers are producing a steady 1000 hertz tone. The hall is 50 meter long and uh, 30 meter wide. ठीक है, so the hall is 30 meter wide and a person starts in the middle. As a person walks to the right, they should notice the sound intensity vary. ठीक है, तो at what position would you predict the person would be able to hear the 1000 hertz tone produced by the speaker most clearly? तो यहाँ पे मैंने आपको शो किया है कुछ डाटा, वो ये है कि आपके पास 5 एफ क्या है हर्ट्स, वो ये गिवन है। और जबकि हमारे फार्मूलाज में क्या यूज होता है, लैम्डा यूज होता है। और हम चीज किस चीज़ से डील कर रहे हैं, वो इस केस में हमारे पास है क्या कहते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है। तो यहाँ पे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड यूज होगी, और अगेन आपके पास यहाँ से जब स्पीड ऑफ साउंड आएगी तो आपकी यहाँ पे जो है वो वही यूज करके फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, वो फार्मूला यूज करके आप इसको देख सकते हैं। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल है। जब तक आप इसको खुद से बार बार पढ़ के इसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे डिटेल को, तब तक आपको समझाने में फ़ायदा मंद नहीं है। प्रॉब्लम नंबर है 1, जो भी आपने सॉल्व कर ली थी, वो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पहली प्रॉब्लम थी।
तो काफ़ी बच्चों ने कर ली, मैं इसको बस बता रहा हूँ आपको। स्लिट ऑफ विथ डी इज एलिमिनेटेड बाय वाइट लाइट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी विल द फर्स्ट मिनिमा फॉर रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो फॉर ये हमारे पास डी साइंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, एम की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर ली थी कि वो 1 आएगी, और बाकी ये आपके पास डी की वैल्यू है। तो इस तरह से मैंने आपको जिस तरह ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, इसमें आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन है और लैम्डा और एम की वैल्यू थोड़ी सी छुपी हुई है, आपको डी फाइंड करने के लिए दे दी गया। इसी तरह आपको कभी बाकी 3 की वैल्यू दे के आपको थीटा फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर आपको लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 है इस केस में। assume that the average center to center separation of dots is is equal to 2.0 mm. Also assume that the diameter of the pupil of your eye is d is equal to 1.5 mm, and that the least angular separation between dots you can resolve is set only by Rayleigh criteria. What is the least viewing distance from which you cannot distinguish any dots on the painting? तो केस ये है कि आपके पास कोई पेंटिंग है, और पेंटिंग जो बनाई गई है वो डॉट से बनाई गई है। जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि अगर आप दो डॉट्स लगाएं, एक रेड है और दूसरा ग्रीन है, तो आप देखेंगे कि आप जैसे उनको दूर दूर लेते जाओगे, तो आपको पहले तो जब आपके पास करीब होगा तो आप उन दो डॉट्स को अलग अलग बता सकते हो, लेकिन जैसे वो आप उस पेपर को दूर लेके जाओगे, आप फिर उन दोनों को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो आपको सॉर्ट ऑफ एक ही चीज़ नजर आएंगे। तो ये हमें हमारे पास एक पेंटिंग है, डॉट पेंटिंग है, ठीक है, उसी डॉट से बनाई गई है। तो आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट व्यूइंग डिस्टेंस फ्रॉम विच यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश एनी डॉट्स ऑन द पेंटिंग, ठीक है। तो डॉट्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो है एस इज इक्वल टू 2.0 mm है, और जो आपकी पीपल आई है वो डी इज इक्वल टू 1.5 mm है, और एंड द लीस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन डॉट्स यू कैन रिजॉल्व इज सेट ओनली बाय रेले क्राइटेरिया। तो यहाँ से आपको पता है चल रहा है कि रेले क्राइटेरिया वाली जो इक्वेशन है आपने वो यूज़ करनी है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इस वाले को, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप इसको ट्राई करें। आपके सामने एक पेंटिंग है, पेंटिंग बनाई गई है डॉट से, और डॉट्स के दरम्यान में वो डिस्टेंस है वो 2 mm है। तो हमसे ये पूछा गया है कि 2 mm अगर आपके पास दो डॉट्स के दरम्यान में डिस्टेंस हो, तो आपको आप, और आप उस पेंटिंग से दूर जाते जाओ, ठीक है, पीछे मूव होते जाओ, तो कितने डिस्टेंस पे आपको डॉट्स जो है, दो डॉट्स को आप अलग अलग नहीं बता सकते, उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। चलिए शाबाश से करें। जी किसी ने ट्राई किया है? हेलो बच्चों। सर नहीं हुआ। चलो मैं ये शो कर रहा हूँ आपको। तो रेले क्राइटेरियन ये है, थीटा इज इक्वल 1.22 लेमडा ओवर डी, ठीक है। थीटा हमारे पास यहाँ पे नहीं गिवन, हमें वो लेमडा भी बज़ाहिर हमारे पास नहीं गिवन। लेमडा क्यों नहीं गिवन? उसने या फिर आप कहें कि हिडन गिवन है। वो कैसे? वट इज द लीस्ट व्यूइंग डिस्टेंस फ्रॉम विच यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश एनी डॉट्स ऑन द पेंटिंग। तो पेंटिंग में जो आपके पास होगा, जो जिसके लिए आपको वो कम ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, देख सकते हो दूर से, वो आपके पास है लो वो वेवलेंथ, ठीक है, लो वेवलेंथ। और लो वेवलेंथ हमारे पास रेड डॉट होता है, और वो होता है 400 नैनोमीटर का। तो मैंने सिर्फ इस वजह से लो वेवलेंथ ली है। ये देखें आपके पास यहाँ पे रिलेशन आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल ये वो बाद में देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो हमारे पास ये लेकर क्राइटेरियन है, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी। और ये हमारे पास लेट से ये एक डॉट है और दूसरा डॉट मेरे पास ये है। इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस एस है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट करना है वो है कैपिटल एल, ठीक है। ये फाइंड करना है, कैपिटल एल हमने फाइंड करना है, और ये दो डॉट्स हैं जिनको हमें डिस्टिंग्विश करना है। और एंगल भी हमारे पास नहीं गिवन। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, ये थीटा फिगर आउट कर लिया, इन दोनों इक्वेशन को थीटा को इक्वेट कर दिया। 1.22 लैम्डा ओवर डी इज इक्वल टू एस ओवर एल। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है, मैंने कैपिटल एल के लिए मैंने ये वैल्यू लिख ली, रीअरेंज के लिए इस इक्वेशन को। तो एल इज इक्वल टू एस डी और 1.22 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो एस की भी गिवन है, आपकी पेपर साइज वो भी गिवन है,
ठीक है, एस भी गिवन है, डी भी गिवन है, 1.22 वैसे कॉन्स्टेंट है। तो लेमडा आपको, आप यहाँ पे देखिए कौन सा पुट किया जाए। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ हायर वेवलेंथ, तो हायर वेवलेंथ यहाँ पे पुट करूँगा, वो होगी लेट से पर्पल के लिए, वो है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस और ज़्यादा कम आएगा। ठीक है, और जो लीस्ट जो आपके पास जो जहाँ पे एट द एंड जो आपको आखिरी डॉट जहाँ पे नज़र आएगा, वो हमारे पास रेड का होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने रेड की जो वेवलेंथ यहाँ पे पुट की है। या आप कह लें कि ये रेंज है हमारे पास, कि जो रेड आपको रेड के लिए हमारे पास ये होगा और 700 के लिए। तो 700 को रिजॉल्व करने, यानी कि पर्पल डॉट को रिजॉल्व करने के लिए या देखने के लिए आप ना पर्पल डॉट को देखने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा करीब आना पड़ेगा। ठीक है, और जो रेड डॉट को देखने के लिए आप दूर से भी देख सकोगे। जो पहली पहली चीज़ जो वैनिश होगी आपके पास, नज़र आना ख़त्म होंगे जो डॉट्स, वो होंगे आपके पास पर्पल, या फिर आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, हेलो। सही है, लैम्डा हम 400 क्यों लेंगे, समझ नहीं आया। लैम्डा ये हमारे पास है रेड के लिए। ठीक है, जो रेड के लिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है ना, विजुअल स्पेक्ट्रम, वो होता है हमारे पास 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, 400 से 700 नैनोमीटर तक। अब आप देख रहे हो कि लैम्डा यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो जितना लैम्डा यहाँ पे बड़ा होगा उतने ही आपके पास डिस्टेंस जो है वो कम होगा। ठीक है, तो पहली जो आपके पास जो एट द एंड जो आपके पास डॉट, पहले पहले जो डॉट आपको मैनेज होना शुरू होंगे, वो होंगे 700 नैनोमीटर वाले, और 700 नैनोमीटर हमारे पास मेगा में पर्पल का होता है। ठीक, तो जैसे आप 700 पुट करोगे तो एल की वैल्यू जो होगी कम आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में। अच्छा, रेड के लिए हमारे पास लेमडा की वैल्यू होती है 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे 6.1 वैल्यू, बल्कि 700 नैनोमीटर पुट करके देखो, यहाँ पे देखो क्या आता है कैपिटल। यहाँ पे पुट करो 700, और एस की वैल्यू है एक मिनट में देखने दे क्या है इसकी वैल्यू। डी की वैल्यू 1.5 mm है, एस की वैल्यू है 2.0 mm। तो हमें सिर्फ डॉट्स की बात नहीं की उसने, हमें उसने कहा गया एनी डॉट। एक भी चीज़ याद रखनी है, देखिए मैंने पहले बताया कि पहले जो आप पर्पल लूज करोगे क्योंकि वो बड़ी वैल्यू डिवाइड हो रही है, उसके बाद आप हमें ग्रीन पे आओगे, वो लूज करोगे, लेकिन आप स्टिल रेड डिस्टिंग्विश कर सकोगे। फिर एक पॉइंट आएगा, आखिर में वो पॉइंट आएगा जब आप रेड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे क्योंकि पेंटिंग कई सारे कलर से मिलके बनी है। पहले पहले आपके पर्पल गए जिनकी हाई वेवलेंथ हैं, फिर उसके बाद आप स्मॉलर वेवलेंथ पे की तरफ आते जाओगे, और एट एंड रेड जो होगा ये 400 नैनोमीटर वाला, वो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू है। बात समझ आती है कुछ? यस सर। चले ठीक है, इसकी ये ना, ये जो मैंने आपको पेपर सेंड किया है, आपने एक्सरसाइज में से और प्रॉब्लम कोई नहीं करनी। जो मैंने आपको वेव्स एंड ऑप्टिक्स वाले प्रॉब्लम सेंड किए हैं, आपने ये ट्राई करनी है, उसके आंसर साथ की होना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।